फिल्म की शुरुआत एक डाकिये द्वारा जंगल में दूरदराज के घरों में पत्र पहुंचाने से होती है। वह एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां एक महिला खून से सने कपड़े धो रही है। खटखटाने के बावजूद तेज संगीत के कारण महिला को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक डाकिया को तहखाने से चरमराने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सोचकर कि कोई फंसा हुआ है, वह तहखाने का ढक्कन खोलता है और एक अदृश्य शक्ति उसे अचानक अंदर खींच लेती है। दृश्य 30 साल बाद बदल जाता है। किशोरों का एक समूह ऑफलाइन छुट्टी के लिए जंगल की ओर जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रौद्योगिकी की लत से उबरने में मदद करना है। आगमन पर शिविर प्रबंधक उनका स्वागत करता है, प्रकृति से अलग होने और फिर से जुड़ने के अवसर पर जोर देता है। 50 किशोरों को समूहों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक को एक अभिभावक के साथ रखा गया है और उन्हें अपने फोन सरेंडर करने के लिए कहा गया है। जंगल के एक केबिन में 30 साल पहले की वही महिला, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, एक शिकार किए गए हिरण को तहखाने में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है और गिर जाती है। एक राक्षसी प्राणी उभरता है और उसे तुरंत मार डालता है। किशोर 3 दिवसीय पदयात्रा की तैयारी करते हैं। काउंसलर इज़ा के समूह में जोसिया, डैनियल, एनेलिया, जूलिक और बाटेक हैं। प्रस्थान से पहले एक स्थानीय पुजारी किशोरों और उनके जब्त किए गए उपकरणों को आशीर्वाद देता है, यह आशा करते हुए कि वे आधुनिक तकनीक के प्रति अपनी लत पर काबू पा लेंगे। पदयात्रा के दौरान जूलिक ने जोसिया में रुचि दिखाई और उसके हार पर टिप्पणी की, जिसके बारे में उसने खुलासा किया कि यह एक पारिवारिक स्मृति चिन्ह है। डैनियल एनेलिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाटेक द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जिससे समलैंगिकता के प्रति अपमान और लड़ाई हो जाती है। मामला बढ़ने से पहले ही समूह हस्तक्षेप करता है। बाद में जूलिक को पास में एक बड़े जानवर के डर से एक फटा हुआ हिरण का शव मिलता है। इज़ा ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह शिकारियों का जाल है और वे जारी रखते हैं। जोसिया ने एक पेड़ के पास एक असामान्य हाथ देखा, भयभीत हो गई लेकिन चुप रहने में ही भलाई समझी। बाद में समूह ने जंगल के बीच में अपना शिविर स्थापित किया। वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करना शुरू करते हैं। जूलिक ने खुलासा किया कि वह एक गेमर है और उसके YouTube चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वह स्वीकार करता है कि वह गेम खेलने के लिए बार बार स्कूल छोड़ देता है, जिससे उसके माता पिता बहुत निराश होते हैं। जूलिक को $5 लाख के पुरस्कार के लिए कोरिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके माता पिता ने इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे इस कैंपिंग यात्रा पर भेज दिया। उस रात जब बाकी सभी लोग सो रहे थे, डैनियल को बेचैनी महसूस हुई और वह धूम्रपान करने के लिए पास की झील की ओर चला गया। एनेलिया उससे जुड़ती है और वे छेड़खानी करने लगते हैं। उनकी बातचीत के दौरान एनेलिया को पता चला कि डैनियल अभी भी कुंवारी है और उसने उसे एक यादगार रात देने का फैसला किया। उनकी अंतरंग मुठभेड़ के बाद एनेलिया अपने तंबू में लौट आती है, जबकि डैनियल अपने कपड़ों से एक छिपा हुआ फोन निकालता है और एक डेटिंग ऐप के माध्यम से स्वाइप करना शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं चला कि एक मोटा आदमी, जिसके पूरे शरीर पर फोड़े हैं, पास में छिपा हुआ है। वह आदमी अचानक डैनियल पर हमला कर देता है, उसके शरीर को बार बार एक पेड़ पर पटक पटक कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। अगले दृश्य में जोसिया अपने परिवार के साथ एक सुखद सड़क यात्रा का सपना देखती है। वह पिछली सीट पर अपनी बहन के साथ खेलती है, जबकि उसके पिता उसकी मां के साथ सेल्फी लेते हैं। खुशी का पल अचानक बिखर जाता है जब उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसका परिवार मर जाता है। जोसिया इस दुस्वप्न से जागती है और अपने साथ हुए दर्दनाक नुकसान का खुलासा करती है। अगली सुबह समूह एक और दिन की पदयात्रा की तैयारी करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि डैनियल गायब है। एनेलिया ने पिछली रात उसे झील पर देखने का उल्लेख किया है। चिंतित होकर वे झील की ओर गए, लेकिन उन्हें एक पेड़ पर केवल खून के धब्बे मिले। घबराते हुए इज़ा ने किशोरों को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ पेड़ का रस है। इज़ा ने फैसला किया कि डैनियल को खोजने के लिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। डरे हुए जूलिक ने चेतावनी दी कि डरावनी फिल्मों में अलग होने से हर किसी की मौत हो जाती है, लेकिन साथ रहने के उनके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इज़ा, जोसिया और जूलिक डैनियल की तलाश में जाते हैं, जबकि एनेलिया और बाटेक पीछे रह जाते हैं। फिल्म की शुरुआत से ही तीनों जल्द ही घर में आ जाते हैं।
घर पर कोई नहीं मिलने पर वे इधर उधर ताक झांक करना शुरू कर देते हैं और अंततः तहखाने में चले जाते हैं। वे भयभीत होकर डैनियल सहित कई लाशों की खोज करते हैं। जैसे ही वे इस भयानक दृश्य को देखते हैं, भारी भरकम आदमी घर लौट आता है। समूह जल्दी से तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है और छिप जाता है। जूलिक को बदबू के कारण लगभग उल्टियां होने लगती हैं, लेकिन इज़ा उसे रोकने में सफल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता लगने का डर होता है। कुछ क्षण बाद हत्यारा तहखाने में प्रवेश करता है और समूह एक खिड़की के माध्यम से भागने की सख्त कोशिश करता है। जोसिया और जूलिक भाग जाते हैं, लेकिन इज़ा डैनियल के बजते हुए फोन को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, पीछे रह जाती है। यह निर्णय घातक साबित होता है क्योंकि हत्यारा उस पर हावी हो जाता है, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उसका सिर जोसिया और जूलिक के पैरों पर फेंक देता है, जिससे वे भयभीत होकर भागने को मजबूर हो जाते हैं। इस बीच झील के किनारे एनेलिया और बाटेक अपने संघर्षों पर चर्चा करते हैं, जिसमें एक होमोफोबिक शहर में एक समलैंगिक व्यक्ति के रूप में बाटेक की चुनौतियां और गलत समझे जाने से एनेलिया की निराशाएं शामिल हैं। अचानक हत्यारा प्रकट होता है और एनेलिया को धातु की छड़ से मारता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। भयभीत होकर बाटेक एक चर्च में भाग जाता है। कहीं और जूलिक और जोसिया जंगल में एक घर ढूंढते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं, जो उन्हें अंदर आमंत्रित करता है। वे अपनी परेशानी समझाते हैं और पुलिस को बुलाने के लिए फोन मांगते हैं। बूढ़ा आदमी, जिसके बारे में पता चला कि वह डाकिया था जिस पर 30 साल पहले हमला हुआ था, उसने उन्हें ये समझाते हुए शांत किया कि उसके पास कोई फोन नहीं है। उसने अपने पैर खो दिए लेकिन शुरुआती हमले से बच गया। वह 2 विशाल हत्यारों के अस्तित्व का खुलासा करता है। जुड़वा भाई एक दुर्घटनाग्रस्त विमान से एक अजीब पत्थर खोजने के बाद राक्षसों में बदल गए। पत्थर से एक गहरा तरल पदार्थ निकला जिसने उन्हें क्रूर मांसाहारी में बदल दिया। उनकी भयभीत मां ने उन्हें तहखाने में कैद कर दिया और उन्हें शिकार किए हुए जानवर खिलाए। बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे रुकें, क्योंकि उसके पास भोजन और हथियार हैं, लेकिन जोसिया पुलिस को बुलाने के लिए डैनियल का फोन पुनः प्राप्त करने पर जोर देती है, जिससे जूलिक के पास पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इस बीच बाटेक पहले से ही पुजारी से मिलता है, स्थिति को समझाता है और फोन मांगता है। पुजारी झूठा दावा करता है कि कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन फोन की घंटी बजने पर उसकी पोल खुल जाती है। फिर वह तेजी से बाटेक को बाहर कर देता है। थोड़ी देर बाद बाटेक जागता है और कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। पुजारी उसके सामने बैठता है, उसकी यौन अभिविन्यास का अपमान करता है और दावा करता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। बाहर शोर सुनकर पुजारी जांच करने जाता है और अचानक विकृत हत्यारे द्वारा हमला किया जाता है, जो उसकी खोपड़ी को कुचल देता है और उसके शरीर को लकड़ी के टुकड़े करने के लिए लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करता है। चर्च के अंदर बाटेक खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन हत्यारे द्वारा कन्फेशनल बॉक्स में छुपते समय उसे खोज लिया जाता है। इस बीच जोसिया और जूलिक डैनियल का फोन वापस लेने के लिए हत्यारे के घर पहुंचते हैं। जूलिक हत्यारे का ध्यान भटकाता है जबकि जोसिया तहखाने में घुस जाती है। अलग होने से पहले जोसिया जूलिक को एक चाकू देती है और उसे चूमती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जूलिक सामने के दरवाजे पर राक्षस को चुनौती देता है, लेकिन आसानी से उस पर काबू पा लिया जाता है। जोसिया को फोन मिल जाता है, लेकिन हत्यारे ने उसे पकड़ लिया है। जैसे ही वह आसन्न खतरे का सामना करती है, जूलिक राक्षस को चाकू मार देता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हत्यारे ने जोसिया को एक तरफ फेंक दिया और जूलिक के चेहरे पर बेरहमी से काट दिया। बेहोश जोसिया अपने परिवार की कार दुर्घटना का सपना देखती है, अपने घायल पिता को मदद की गुहार लगाते हुए देखती है। तहखाने में जागने पर वह खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाती है और जूलिक पास में ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह डैनियल का फोन अपनी जेब से निकालती है, लेकिन वह तुरंत मर जाता है। जूलिक असहनीय दर्द में जोसिया से उसकी पीड़ा समाप्त करने की विनती करता है। रोते हुए वह अनिच्छा से उसके पेट में चाकू घुमाती है, जिससे उसे दुख से मुक्ति मिलती है। चाकू का उपयोग करके जोसिया ने खुद को मुक्त कर लिया। शुरुआत में भागने के बारे में सोचते हुए उसे अपने मृत दोस्तों की याद आती है और वह राक्षसों से मुकाबला करने का फैसला करती है। उसे ऊपर एक विशाल छुरी मिलती है,
वह बिस्तर में एक जुड़वा बच्चे को खर्राटे लेते हुए देखती है और महसूस करती है कि दूसरा अनुपस्थित है। प्रतिशोध से भरकर वह सोते हुए राक्षस पर तब तक वार करती रहती है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देता। फिर वह घर से भाग गई। इस बीच बूढ़ा डाकिया अपने घर के अंदर था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह मानते हुए कि दस्तक जुड़वा बच्चों की है, डाकिया अपनी बंदूक से दरवाजे से फायर करता है। जब वह जांच करता है तो उसे बाटेक की लाश मिलती है, जो हत्यारे से बच गया था और मदद मांग रहा था। इस बीच जोसिया जंगल से भागती है और एक पुलिसकर्मी से मुठभेड़ करती है। सदमे में वह समझाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन पुलिसकर्मी उसकी परेशानी को देखते हुए उसे सांत्वना देता है और वे वहां से चले जाते हैं। उनकी नज़र सड़क पर पड़े हथियारों में से एक पर पड़ती है। जोसिया की चेतावनियों के बावजूद पुलिसकर्मी जांच करने के लिए कार से बाहर निकलता है। हत्यारा अचानक आगे बढ़ता है और पुलिस वाले को कुल्हाड़ी से मार देता है। जोसिया जल्दी से कार स्टार्ट करती है और हत्यारे को गिरा देती है। फिर वह उसे बार बार कुचलती है और सुनिश्चित करती है कि भागने से पहले वह मर चुका है। अंतिम दृश्य में दो शराबी रात में सड़क पर हत्यारे को ढूंढते हैं। चमत्कारिक रूप से वह अभी भी जीवित है।